1.5 महीने में दूसरा बड़ा नक्सली हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। तीन 300 नक्सलियों ने एक साथ हमला किया और किसी को भनक भी नहीं लगी। नक्सलियों ने गांव वालों को अपनी ढाल बनाया और हमें खबर तक नहीं हुई। नक्सलियों ने इतने बड़े हमले की साजिश रची और खुफिया तंत्र फेल हो गया। – 11 मार्च को भी सुकमा में नक्सली हमला हुआ, फिर भी हम सतर्क नहीं हुए। बच सकती थी देश के 25 जवानों की जान। कौन है इस भूल का गुनहगार? सवाल यह है कि किसकी भूल से गई है 25 जवानों की जान। सुकमा में कल नक्सली हमला हुआ, सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए और इन सभी जवानों का पार्थिव शरीर रायपुर के माना कैंप लाया गया है। हम आपको उसी जगह की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ में देश के 25 जवान शहीद हुए। गोलीबारी और मुठभेड़ के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पेड़ों पर गोलियों के निशान हैं तो जमीन पर विस्फोटक के बाद निशान हैं। नक्सलियों के हथियार भी देखे जा सकते हैं। करीब 300 नक्सली पहुंचे थे हमला करने के लिए। बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े नक्सली मूवमेंट की खबर खुफिया विभाग को क्यों नहीं लगी? किसकी गलती से देश के 25 वीर ने जान गंवा दी? सुकमा हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर रायपुर लाए जा चुके हैं। यहां सीएएफ कैंप में, माना कैंप में मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तिरंगे में लिपटे जवानों के पार्थिव शरीर। अक्सर ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी और इसीलिए हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये शहादत आखिर कब तक? किसकी भूल से गई 25 जवानों की जान? सुकमा हमले से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जिस जगह पर जवानों का पार्थिव शरीर रखा गया है उसी जगह जी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं। इस खबर पर लोगों की राय भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुकमा हमले में सिर्फ 25 जवान शहीद नहीं हुए बल्कि 25 परिवार बिखर चुके हैं। किसी के बेटे ने शहादत दी है तो किसी के पति ने। किसी मासूम को अब तक ये खबर भी नहीं कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, वो देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। शहीदों के परिवार की तस्वीरें आपके सामने हैं। घर में मातम है, इसके साथ शहादत पर गर्व भी है। सुकमा में कल कैसे नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, ये रिपोर्ट आप देखिए इन तस्वीरों के साथ। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग फायर करने के बाद हम लोग भी खुद फायर करने लगे। बहुत जबरदस्त हुआ। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुआ उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। ये 2017 का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। सिर्फ सीआरपीएफ के एक दल पर यह हमला नहीं था, ये भारत की विकास यात्रा पर हमला था। ये छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासियों को अच्छी जिंदगी दिलाने की कोशिशों पर हमला था। 24 अप्रैल को सुकमा में दक्षिण बस्तर के काला पत्थर इलाके में सीआरपीएफ पर हमला तब हुआ था जब जवान सड़क निर्माण कर रहे मजदूरों को सुरक्षा देने की ड्यूटी में तैनात थे। नहीं, अप्रैल मई जून का महीना ऐसा होता है, खुला मौसम होता है, इसमें हमारे सड़क निर्माण का काम भी बहुत तेज होता है और उसका विरोध करने का उनका काम भी उतना ही तेज होता है। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि इन 2 महीनों में दोनों तरफ से इस तरह की घटनाएं होती है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि सड़क को न बनने दिया जाए
उनको मालूम है अभी रोक देंगे तो आगे बरसात हो जाएगी, सड़क रुक जाएगी। विकास के कार्य में बाधा डालने की हर संभव कोशिश वो कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश सरकार कर रही है। हमले में घायल कांस्टेबल शेर मोहम्मद के मुताबिक नक्सलियों ने हमला करने के पहले गांव वालों को जवानों की रेकी के लिए भेजा था। आधुनिक हथियारों से लैस करीब 300 नक्सलियों ने, जिसमें महिला कमांडर भी थी, उन्होंने सीआरपीएफ दल पर अचानक हमला किया। हालांकि जवाबी हमले में कई नक्सली भी मारे गए हो सकते हैं। सुकमा जिला पड़ता है और वहाँ पे चिंतागोपा पीएस पड़ता है। तो वहाँ पे सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जो कि सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रही है वहाँ पे। तो सुबह हम लगभग 5 बजे के निकले हुए थे और हमारे को सूचना ये मिली थी कि मतलब सड़क निर्माण का काम कराना है। तो प्राइवेट लेबर काम कर रही थी, हम लोग वहाँ पे काम करा रहे थे लेबर से। तो वहाँ पे अचानक से नक्सलियों ने पहले गाँव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए। तो गाँव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं। 24 अप्रैल को दोपहर करीब 12:25 पर यह हमला जिस जगह पर हुआ वो चिंता गुफा बुरकापाल भेजी एक्सिस के पास है, जहां पहले भी बड़े नक्सली हमले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल की वारदात को नक्सलियों के मिलिट्री बटालियन की कंपनी नंबर 1 ने अंजाम दिया है। इस हमले का नेतृत्व नक्सली नेता सीटू उर्फ सोनू ने किया है। जहां हमला हुआ वहां हिडमा और अर्जुन नाम के नक्सली भी काफी सक्रिय हैं। मुश्किल ये होती है कि हमें सड़क पर रोज जाना है, लगभग समय तय है। थोड़ा ये करते हैं कि कभी 6 बजे निकलते हैं, कभी 8 बजे निकलते हैं, जैसे आज 6 बजे निकले थे, कभी 9 बजे निकलते हैं। उतना एलिमेंट रहता है, पर उनको मालूम है कि आएंगे, सड़क बन रही है तो आएंगे ही। उनको ये सुविधा रहती है, उनको वॉच करने की सुविधा रहती है। हमें 100 में से 99 दिन उनको उनके उसमें नहीं पड़ना पड़ता है एम्बुश पे। एक दिन उनकी हो जाती है, उस दिन घटना हो जाती है। हमले में सीआरपीएफ दल से 25 जांबाजों की शहादत हुई, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अफसर कंपनी कमांडर रघुवीर सिंह भी शामिल हैं। 24 अप्रैल के हमले से पहले सुकमा के ही भेजी में 11 मार्च को नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। ऐसे में एक और बड़े हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ अलर्ट को लेकर सवाल उठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21-22 अप्रैल को सुकमा के बड़गांव क्षेत्र में नक्सलियों की बैठक भी हुई थी। इस इलाके में लगातार जो उनका मिलिट्री बटालियन का कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आता रहता है, उस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस भी मतलब अपना प्लान बनाकर ऑपरेशन करते हैं। इस घटना का एकदम मैदान में जाकर समीक्षा करना पड़ेगा, किस प्रकार का घटना हुआ, इसमें अपना फोर्सेस का संख्या कितना थे और कहाँ पर मतलब हम लोग का इम्प्रूवमेंट का स्कोप थे। ये सब चीज़ को घटना में फील्ड में अभी वरिष्ठ अधिकारी लोग गई है। एक बार जवान लोग से बात करने से और अधिकारी से बात करने से पूरा एम्बुश का जो पैटर्न क्या है उसका समझ पाएगा और उसके हिसाब से आगे का अपन रणनीति बनाकर काम कर सकता है। सीआरपीएफ पर यह बड़ा हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इस पैरामिलिट्री फोर्स में फिलहाल टॉप पोस्ट खाली है। 28 फरवरी को के दुर्गा प्रसाद के रिटायर होने के बाद से देश के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ में कोई फुल टाइम चीफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब से थोड़ी ही देर में श्रद्धांजलि दी जाएगी माना कैंप में, जहां पर जवानों के शव रखे गए हैं, शहीद जवानों के शव, और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। सड़क के उत्तर की तरफ तो गांव वालों को शील्ड बना के यूज़ किया गया और गांव के घरों में से भी माओवादियों ने फायर किया है, उस कारण से नुकसान हुआ है। आइए मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पे कि हमारे जवान लोग शहीद हुए हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था ऊपर, आइए और बताता हूं।
आप देख सकते हैं कि ये जगह पोजीशन ले लेंगे तो मारना किसी सोल्जर को आसान नहीं है। वो क्या है कि कुछ गाँव वालों के भेस में भी थे और धोखे से भी मारा गया है। और सामने आपको गड्ढा दिखाई देगा, वहाँ भी हमारे एक जवान की पोजीशन थी। तो हमारे What उसका क्या अर्थ है? What does that mean? What happened exactly? How did they infiltrate? What did happen? what happened is that you can see a village there is nearby. They keep moving around here. It is their area. Nobody can stop them from venturing in their area. So they keep coming here and there. It fired at us. And that is another position. I can take you there. तो पहचान करना आसान नहीं होता क्या? पहचान करना आसान नहीं होता है इतना। पहचान करना आसान नहीं हो पाता है। ऐसा है कि सिर्फ इसी गांव वाले यहाँ नहीं आते ना, अगल बगल का गांव वाला भी कोई आ रहा है, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा है, तो अब सबको तो आप नहीं पहचान सकते हैं। वहाँ भी पोजीशन थी एक जवान की। SLR नहीं है, खोखा मिला है ना? नहीं राउंड मिला है। दिखाना। ये SLR ये अपना नहीं है, ये माओवादियों का लग रहा है। अच्छा, क्योंकि उनके पास SLR काफ़ी हैं। हमारे पास ज़्यादातर AK-47 वगैरह हैं, इंसास हैं। और अब चार यहाँ पे शहीद हुए हैं सर। 2 उस चट्टान पे और 2 इधर इसके पीछे। बॉडी कोई भी रिकवर नहीं हुआ। कितने मारे गए होंगे कुछ अंदाज है? हमारा अंदाजा है कि 7-8 लोग मरे होंगे। अच्छा। Like this. So they were across the road also, and they were nearly 150 to 200. Okay. And they were fired at from the village also. Sir, so because they were firing from the village, you couldn't retaliate and come this side. Is that right? From across the road? Yes. Apart from firing at us from houses of the village, they also placed the general public ahead of us. अच्छा। ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल जी, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया उन लोगों ने। आइए। आइए। ये सब अपने वाले टूट से ही। हाँ, ये 74 बताने वाले। क्या नाम क्या? जवान सबसे उस तरीके से मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ। What was the modus operandi of the shield? How they placed their They simply stood in front of us. तरीके से अलग अलग जगहों पे ही ऐसे ये मौजूद थे। You can see blood there. अच्छा, ये जवानों ने ऐसी पोजीशन ली होगी ना? जी हाँ, पोजीशन लिया था। What is that a shell of, sir? This is shell of AK-47. Okay. This is yours or theirs? No, this is ours. This is enemies. That is Maoists. That's all? That belongs to Maoists. Okay, no. But what is that? That's This also is the 7.62 mm round of SLR, self-loading rifle. उनके शव के साथ भी उन लोगों ने कुछ क्षत विक्षत किया है सबको। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जान पाएगा। ये और काटना तो वो होता है। They have looted some AK-47 rifles and a few. वो वही पेड़ है जिसके नीचे था। लेकिन ऐसा होता है कि माओवादी जवानों के निजी सामान को भी इसको वुलन से कवर करके रखते हैं ताकि गर्मी में पानी ठंडा रहे अंदर। ये जवान की बोतल है, ये अपने जवान की बोतल है। DIG CRPF DP उपाध्याय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है? ये कल CRPF के 74 बटालियन के जवान लोग
आरोपी ड्यूटी में निकले थे। आरोपी का RSO भी बोलते हैं, रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन या रोड ओपनिंग पार्टी, क्योंकि सड़क का निर्माण हो रहा है और आपने देखा होगा पुल भी बन रहा है। तो माओवादी पुल बनने नहीं देते, सड़क बनने नहीं देते, ताकि वो चाहते हैं कि इलाका पिछड़ा रहे और वो यहाँ पे फलते फूलते रहें। तो CRPF यहाँ पे आया करती थी आरोपी देने के लिए, और पहले कई बार आई हुई है। तो उन्होंने यहाँ पे एम्बुश लगाया था। और जब कल पार्टी चली है तो पार्टी तो समय पे चल पड़ी थी कैंप से। फिर यहाँ पे जब आ रहे थे तो गांव वालों के शील्ड बना करके, उनके भेष में आकर के हमारे जवानों को उन्होंने धोखे से हत्या की है। कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं टोटल इसमें? 25 जी। और आपके जो ट्रुप में जवान थे वो कितने थे? ट्रुप्स में जवान यहाँ पे 36 थे और दूसरी तरफ रोड पे 8 थे और उसके उस तरफ करीब 38 के करीब थे। एक आध कोई स्पॉट आप बताएंगे जहाँ पे कैजुअलिटी हुई है जवान? हाँ आइए जी। और ये जो जवान थे सर, अच्छा ये देख सकते हैं आप। हाँ जी। यहाँ पे हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ये वो कैजुअलिटी वाली जो जगह है जहाँ पे जवानों ने पोजीशन लेने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसा बोला जाए, शायद मैं सही हूँ सर, इस जगह पे अब मारना आसान नहीं होता है गोली, लेकिन फिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? ये मारना बहुत मुश्किल है। वो गाँव वालों के सामने लाए हैं और उसके बाद जब हमारे जवान ने हाथ रोका है तो पीछे से फिर उन्होंने धोखे से मारा है गोली से। जी जी। कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे? यहाँ पे 3 या 4 लोग थे। जी। यहाँ पे थे, इसी स्पॉट पे नहीं थे, वो फैले हुए थे। आप देखें कंदरा है ये बनी। ये बोतल किस चीज़ की है? ये बोतल पानी की है, हमारे एक सिपाही की है जो कि शहीद हुए। हाँ गोली के निशान है, आप देख सकते हैं। इधर है, इधर है। जवानों के पास कौन से हथियार थे? हमारे जवानों के पास AK-47 और इंसास राइफलें थी। और जो वहाँ से जो हथियार चली है माओवादी की तरफ से, वो किस हाईटेक हथियार थे? उनके पास भी कमोबेश हमारे जवानों के हथियार जैसे ही हथियार थे। उनके पास AK-47, इंसास, LMG और SLR राइफलें थी। इसके अलावा उन्होंने हथगोलों का इस्तेमाल किया है, IED लगे तीरों का इस्तेमाल किया है, देसी बम का भी में भी जो IED लगे तीरे जो उसका भी प्रयोग किया उन लोगों ने हमारे जवानों के ऊपर। जी। और उसमें महिलाओं की संख्या भी बताई जा रही थी? जी, महिलाओं की भी संख्या थी, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कितनी थी, लेकिन अंदाजा है कि लगभग 1 तिहाई महिलाएं थी उनमें। एक आध कोई और स्पॉट आप बता रहे थे? आप आइए। उनको जो मेन स्ट्रांग होल्ड पहले माना जाता था उनसे काफ़ी पीछे धकेल चुके हैं और ये मतलब कि लास्ट जी। ये भी एक जगह है सर? जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 जवानों की पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जवानों ने यहाँ पे पोजीशन ली थी और वो ये उनके खून यहाँ पे पड़े हैं। ये ज़रूर बोला जा रहा है कि ये बहुत ही सेफ पोजीशन होती है जवानों के लिए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से नक्सलियों ने मार गिराया उनको, तो इससे से साफ जाहिर है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि कई लोग इसमें ग्रामीणों के वेश में आए थे और उसी में जवान जो है वो धोखा खाए हैं। देखिए उन्होंने जो तीर का इस्तेमाल किया, जिसमें ID लगी है वो होती है, उसका ये हिस्सा है। ये तीर का अगला हिस्सा है, ये इसके पीछे ऐसे डंडी लगती है, इसके आगे एक बल्ब नुमा निकला होता है, ये ज़मीन पर गिरने के बाद फटता है। ये फटा हुआ है, इसका तीर टूट करके पीछे से लकड़ी का हिस्सा अलग हो गया है। ये लगभग इस प्रकार का होता है। ऐसे जाता है। इसमें एक्सप्लोसिव रहता है? हाँ, एक्सप्लोसिव भरा हुआ होता है इसके ऊपर, और आगे परकशन कैप होती है। वो ज़मीन पे जब गिरता है तो फिर वो ठोकर मार के फटता है। ऐसे कितने एक्सप्लोसिव उन्होंने दागे हैं? इसमें उन्होंने कम से कम मेरा अंदाजा 30 ही अकेले 100 से ऊपर दागे हैं। साथ में कई हथगोलों का इस्तेमाल किया है, 50-60 हैंड ग्रेनेड फेंके हैं, फैक्ट्री मेड वाले। कितने नक्सलियों की संख्या रही होगी टोटल? अंदाजा है कि उनकी संख्या 150 से 200 के बीच में थी। और ग्रामीण भी उनके साथ थे, उनकी संख्या अलग? ग्रामीणों की संख्या अलग थी। ये ग्रामीण कौन होते हैं? उनका साथ देने वाले होते हैं या फिर घूमते रहते तो उनको नक्सली साथ में ले आते हैं? कुछ ग्रामीण जो जन मिलिशिया और संगम के सदस्य हैं वो साथ देने वाले होते हैं, लेकिन वही सब लोग नहीं हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए ढाल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत सारे गांव वालों को साथ में ले आते हैं। वो गांव वाले इच्छुक नहीं होते हैं आने के लिए, उनको ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर पे डरा करके लाया जाता है। और कोई पोजीशन आप दिखा रहे थे, कहीं ब्लास्ट भी हुआ है? ये भी ब्लास्ट वाली? हाँ, ये ब्लास्ट हुआ है जी। ये ब्लास्ट वाली पोजीशन है, मतलब यहाँ पे ID फटा है? नहीं, ID नहीं फटा है, हैंड ग्रेनेड फटा है, हथगोला। ये हैंड ग्रेनेड किस क्वालिटी का रहता है, वो किस तरीके से बनाते हैं? फैक्ट्री मेड हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल हुआ है और साथ में उन्होंने देसी हैंड ग्रेनेड भी बनाए हैं। अच्छा, ये बनाना आसान है? नहीं, बनाना आसान नहीं है, इंजीनियरिंग का काम है। लेकिन बनाया जा सकता है, अवैध फैक्ट्रियाँ बनाती हैं। तो उनके साथ ऐसे लोग हैं मतलब? जी हाँ, जी हाँ। वो अपना जैसे तीर ही एक सबूत है इस बात का कि वो लोग ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। जी। ये तो चाइनीज़ मेड भी कहलाता है? नहीं, चाइनीज़ मेड तो नहीं है,
क्योंकि मैंने मेड इन चाइना तो कभी नहीं देखा इस पे। अच्छा जी। तो इसके पहले जो भेजी वाली जो घटना हुई थी उसमें शायद डीआईजी पी सुंदरराज जी ने ब्रीफ किया था कि चाइनीज़ क्वालिटी का है और उसमें मतलब जो उसका डिज़ाइन और उस टाइप की जो उसके जो तरीके हैं बनाने क्वालिटी से शायद उनका मतलब रहा होगा क्वालिटी पुअर है। अच्छा। और ये जो पेड़ों में जो गोला फटा है तो उसको छर रही है, लग करके गए हैं इसमें। अच्छा है, ये हथगोले में स्प्लिंटर्स होते हैं जो। हाँ जी, ये फटा है तो इसके बाद स्प्लिंटर लगे हैं। ये इतना पावरफुल होता है? हाँ, इतना पावरफुल होता है। हथगोला जो नंबर 36 HE ग्रेनेड फैक्ट्री मेड होता है, वो जब फटता है तो 9 मीटर के रेडियस में कोई जिंदा नहीं बचता है जी। 9 मीटर मतलब लगभग 30 फुट हो गया। लेकिन एक चीज़ पूछना था सर कि रोड ओपनिंग जो होती है ये रोज होती है लगभग जी, एक आध दिन छोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे और रोज होती है, तो उसमें क्या प्रॉपर तरीके से जो इंटेलिजेंस होना चाहिए पहले से पता लगाना, और क्या क्योंकि ये जो नक्सली हैं ये पहले से तो आए नहीं होंगे, मतलब इनकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी दिनों से चल रही होगी। एम्बुश जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया जैसा आप बता रहे यू शेप्ड जी, तो क्या ये सही है कि उन्होंने काफ़ी दिनों से इसको प्लान करके रखा था? हाँ, ये एक प्लान्ड एम्बुश था उनकी ओर से। यह धोखे से मारने की कार्रवाई थी, क्योंकि ऐसी कार्रवाई करने के लिए आपको जगह का चुनाव करना पड़ता है, ट्रूप्स को देखना पड़ता है, फिर अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि वो कहाँ कहाँ पोजीशन लेंगे या ले सकते हैं, फिर जनता का कैसे इस्तेमाल किया जाए, फिर गाँव वालों को इकट्ठा करना, उनको ले करके आना, चाहे ज़बरदस्ती से चाहे कैसे भी, इस समय समय लगता है और प्लानिंग लगती है जी। तो ये गांव वालों को इकट्ठे किस नाम से करते हैं? सीधे बोलते हैं कि हमको फोर्स को निशाना बनाना है, या कोई और तरीका होता है इनके पास? वो बरगलाते हैं उनको, जनता युद्ध के नाम से बरगलाते हैं जी। और जैसे कि फोर्सेज हैं उनको पूंजीपतियों का पिट्ठू बोलते हैं, या सरकार को फांसीवादी हिंदूवादी सरकार बोलते हैं जी, और बोलते हैं कि उनसे लड़ना है जी। चैलेंजेस क्या रहते हैं सर इस जगह पे, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, सुरक्षा देते हैं, रोड ओपनिंग का काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चैलेंजेस क्या होते हैं, मेजर चैलेंजेस? मेजर चैलेंज है जैसे तो मौसम है बहुत बड़ा चैलेंज, गर्मी बेतहाशा होती है, और क्योंकि ये बारंबार ड्यूटी करनी पड़ती है लगभग रोज़, और यहाँ पे अभी तो गर्मी बढ़ेगी, आप स्वयं देख लेंगे, अभी तो 9:30 ही बजा है और दिन भर का काम होता है तो आदमी थक जाता है, पस्त हो जाता है। दूसरा है कि जनता को काफ़ी धमका के रखते हैं माओवादी। वो उनको अगर कोई हमसे बात भी कर लेगा तो उसको वो गोली मार देते हैं या जन अदालत लगा करके काट देते हैं जी। ये भी 7.62 का SLR का खोखा है। अच्छा, ये उनके तरफ से? हाँ, ये माओवादियों का है जी। ये राउंड है और ये इसका खोखा है जी, आप देख सकते हैं जी, देख सकते हैं। हाँ देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये SLR का खोखा है जो माओवादियों की तरफ से चला है। ये पूरा फ्रेश राउंड इसको बोला जाएगा जो फट नहीं पाया शायद, और ये जो है ये जवानों की तरफ से जो AK-47 की जो गोलियां दागी गई है नक्सलियों पे, उसका ये खोखा है। सर एक चीज़ और पूछना था मेरे को, जो बार बार कोऑर्डिनेशन की बात आती है, लोकल पुलिस भी यहाँ पे काम करती है, लोकल पुलिस और CRPF के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये सही है क्या? बार बार इस पर सवाल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। मैं जो IG बस्तर रेंज है छत्तीसगढ़ पुलिस के और SP हैं, उनके साथ हमारी अक्सर बात होती है, लगभग रोज़ बात होती है, और ड्यूटी के बारे में किसी भी बारे में हम लोग पूरा कोऑर्डिनेशन चलता है, हम लोगों का कोऑर्डिनेशन की कोई समस्या नहीं है। और जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये जो तीन चार दिन मिनिमम 3-4 दिन तो इनको तैयारी में लगे होंगे, एम्बुश तैयार किए होंगे यू शेप्ड, ये रात में आए होंगे यहाँ पे, और जिस तरीके से प्लानिंग किया, तो क्या सॉरी इसकी जानकारी आपने को नहीं मिल पाई? इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई, ये तो सही बात है, वरना ये हादसा नहीं हो पाता जी जी। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस अब आगे अपनाने ज़रूरी हैं, और किस तरीके की सावधानी आप लोगों को बरतनी होगी, और चैलेंजेस क्या होंगे आने में? इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा जी, और चैलेंजेस तो होते ही हैं, ये तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हम देखेंगे कि टैक्टिक्स में या लड़ने के तरीके में या इंटेलिजेंस में क्या हम लोग बदलाव ला सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, ताकि पुनरावृत्ति ना हो। एक लास्ट सवाल, जो जवान शहीद हो चुके हैं उनके पार्थिव शरीर को किस तरीके से पहुंचा दिया गया यहाँ पे? जी, ये भारतीय वायुसेना ने इसमें काफ़ी हमारी सहायता की है, और उनके हेलीकॉप्टर आए, रात में भी आए, और सभी के पार्थिव शरीर को लेकर के रायपुर ले गए, और वहाँ पे अस्पताल वगैरह में ले जा करके पोस्टमार्टम एम्बामिंग की कार्रवाई हुई, और शीघ्रातिशीघ्र उनके घर आज पहुँचा दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज़ से, जो भी फास्टेस्ट मीन्स हैं। Bodies will reach the next of kin or the near relatives by the fastest possible means. It is always the endeavor of the CRPF to ensure
that all the bodies of the martyred people reach their home by the fastest means and in the minimum time. तो ये डीपी उपाध्याय जी थे जो साफ तौर से ये कहना चाह रहे थे कि जो पूरी घटना हुई है, इन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि जो पूरी घटना हुई है इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि ये जो यू शेप एम्बुश लगाया गया था ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नक्सलियों ने काफ़ी पहले से प्लानिंग कर रखी थी, योजना बना रखी थी और उसी योजना के तहत जो है ये जगह जगह पर जाकर और उसके बाद अपनी एम्बुश की तैयारी किए हैं और उसके बाद फिर इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और जैसा कि 25 जवान इस पूरी घटना में शहीद हुए हैं, ये आम बात नहीं है। 25 जवानों का शहीद होना एक बहुत बड़ी घटना बोली जाएगी, इस साल की ये सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी। और इसमें ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में सीआरपीएफ और जो पुलिस फोर्स है जो नक्सली इलाकों में तैनात है ये इससे सीख लेगी। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ सुदीप त्रिपाठी, बुरकापाल। मेरे सहयोगी सुदीप, जिनको अभी अभी आप सुन रहे थे, उस जगह पर सुकमा में जहां पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, उन पर हमला किया, वो तस्वीरें, वो जगह सुकमा की सबसे पहले जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे थे। और साथ ही सीआरपीएफ के कमांडेंट से भी उन्होंने बात की और सीआरपीएफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी विकास के काम हो रहे हैं, खासकर रोड बनाने का काम, चाहे मोबाइल टावर लगाने का, ये सीआरपीएफ के जिम्मे होगा और उसके कंस्ट्रक्शन के दौरान पूरी जो सुरक्षा है ये सीआरपीएफ को देनी पड़ेगी। और उसी की सुरक्षा में इस तरीके से ये तैनात रहते हैं। इस जगह पे भी जैसे जहां आप देख रहे हैं ये जवान जो खड़ा है, इसी जगह पे कई सारे जवान जब यहाँ पर पोजीशन लेकर तैनात थे, जब उन पर फायरिंग शुरू हुई तो यहाँ पे एक एक करके जवानों ने अपनी पोजीशन ली थी। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में ग्रामीण भी थे जो नक्सलियों के संगम सदस्य कहलाते हैं, जन मिलिशिया सदस्य कहलाते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और शायद उसी दौरान धोखा हुआ है और इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के बाद, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन में गोली अगर वहाँ से आ रही है तो उसका लगना इतना आसान नहीं होता और किसी की जान जाने वाली स्थिति जो है वो नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी जो बताया जा रहा है, जैसे डीआईजी डीपी उपाध्याय ने बताया कि ग्रामीणों के वेश में नक्सली आए थे और उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, उसी में धोखा हुआ और यहीं पे फिर जवान जो हैं उन गोलियों का शिकार हुए हैं। ये उनके पानी की बोतल यहाँ पे पड़े हैं, ये उनके बैग के कुछ हिस्से हैं। ये यहाँ पे 2 जवान यहाँ पे मौजूद थे, 2 जवानों ने यहाँ पर पोजीशन ले रखी थी और इस जगह पे भी इसी तरीके से ये पूरी घटना हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये मेड़ बना हुआ है जिसके बीच से ये रास्ता कटा हुआ है, लेकिन जवानों ने नक्सलियों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान जो है जो ग्रामीण के वेश में थे नक्सली थे, उनके साथ उनका जो सामना हुआ उसमें उनको गोलियां लगी और उसमें फिर वो मारे गए। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, बुरकापाल। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी सुदीप वहां पर मौजूद हैं। जानकारी सीआरपीएफ कमांडेंट ने भी दी कि 300 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें नक्सलियों की संख्या 150 के लगभग थी, महिलाएं भी उसमें थी, कुछ वहां के लोकल्स भी थे और ओपनिंग पार्टी पर उन्होंने हमला किया था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह समझना बहुत आसान है कि उस वक्त हमारे सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जवान किस सिचुएशन से डील कर रहे थे, किस तरह की स्थिति में थे। नक्सलियों ने पूरा एम्बुश तैयार किया, पहले ही रेकी कर ली गई थी, पहले ही इस जगह का पूरा ब्यौरा ले लिया गया था और उसके बाद घात लगाकर रोड ओपनिंग पार्टी को निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया। जगह जगह निशान भी आप देख रहे हैं, खून के निशान अभी इस रिपोर्ट में आपने देखे। किस जगह पर पोजीशनिंग थी हमारे जवानों की वो भी आपने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखी। जूते पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, पानी की बोतल भी थी और इसके साथ ही बुलेट शेल्स भी थे जिनका इस्तेमाल नक्सलियों ने भी किया और साथ ही हमारे सुरक्षा बलों ने भी किया। सुरक्षा बलों के पास AK-47, लेकिन वहीं आधुनिक हथियारों से लैस नक्सली भी थे। इंसास राइफल, AK-47, SLR, जिसके शेल अभी अभी सीआरपीएफ कमांडेंट ने आपको दिखाए। बसर क्या है जी, विवेकानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भेजी की घटना हुई थी तब शायद आपकी पोस्टिंग नहीं थी, अभी आपकी पोस्टिंग है। ये पूरी जो घटना हुई है क्या इसमें नज़र आ रहा है, किस तरीके का फेलियर है या फिर जो इस इलाके में नक्सली हैं वो कुछ ज़्यादा ही हावी होते जा रहे हैं और रोड ओपनिंग जो है वो उनका एक सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है?
बेसिकली आप इसको ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि जब रोड का कंस्ट्रक्शन या कहीं पे ब्रिज का काम चलता है तो उसमें उनको सुरक्षा देने के लिए मज़दूरों को, ठेकेदार को, जो इंजीनियर काम करते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए पार्टियां निकलती हैं। तो एक आप प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि पार्टियां निकलेगी और जहाँ पे काम चल रहा होगा वहीं आसपास इनके द्वारा पोजीशन लिया जाता है। परंतु प्रतिदिन इनके द्वारा जो लोकल सिचुएशन उसके आकलन करके अपना पोजीशन बदलते रहते हैं। परंतु ये निश्चित ही है, ये प्रेडिक्शन कर सकता है कि जब काम चल रहा है, प्रोडक्शन दे रही है, तो इसी एरिया में आसपास कहीं पे उनके द्वारा पोजीशन लिया गया होगा। तो ये है, चूँकि आप अगर देखेंगे पिछले 1.5 वर्षों में, 2 वर्षों में अगर बस्तर रेंज की पूरी अगर सिचुएशन को देखेंगे तो नक्सलियों को काफ़ी क्षेत्रों से पीछे धकेल दिया गया। कुछ क्षेत्रों में उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो लगातार नक्सलियों की ये कोशिश है और नक्सलियों के लगातार फ्रस्ट्रेशन है कि किस प्रकार से जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए। और सबसे इसमें सॉफ्ट टारगेट जो प्रेडिक्टेबल जहाँ पे उनकी मूवमेंट को कर सकते हैं, इसमें जो रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन में जवान लगे रहते हैं उनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका यहीं कहीं ना कहीं पोजीशन जहाँ पे रोड के काम चल रहे हैं, तो इसको मान सकते हैं। परंतु लोकल सिचुएशन और जो लोकल कमांडर होते हैं उनको प्रतिदिन जैसा सिचुएशन और जैसा फीडबैक गांव से जो सूचनाएं मिलती हैं, अपने सूत्रों से सूचनाएं मिलती है, उनके लगातार अपने स्ट्रेटजी को लगातार चेंज करते रहते हैं। आप सर लंबे समय तक इंटेलिजेंस में भी रहे हैं, तो इंटेलिजेंस फेलियर ये किस तरीके से हो जाता है और जानकारियाँ जो हैं वो नहीं मिल पाती, क्योंकि जो नक्सली हैं वो पिछले कई दिनों से अपने एम्बुश को प्लान करने में लगे होंगे। आप सब चीज़ों को इंटेलिजेंस फेलियर के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब आप सिचुएशन यहाँ पे आप जब ग्राउंड देखते हैं, टेरेन देखते हैं, यहाँ का जब टोपोग्राफी देखते हैं, तो यहाँ के जवानों ने बहुत ही अच्छा पोजीशन लिया था। परंतु उनको 3 तरफ से घेर के और जो यहाँ पे घर हैं ग्रामीणों का शील्ड बना करके उनके घरों को यूज़ करके वहाँ से फायरिंग की गई और 3 तरफ से घेर करके जो हमारे जवान थे, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे जो ड्यूटी में थे, उनको एक सीमित दायरे में उनको सिमटा के रख दिया गया और 3 तरफ से फायरिंग करते हुए इनके द्वारा, जवानों के द्वारा उनका डटकर मुकाबला किया गया और करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक उनके साथ लगातार फाइट की। चूँकि 3 तरफ से लगातार फायरिंग चल रही थी और एक सीमित दायरे में और नक्सलियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण से जवानों को मतलब कि शहीद होना पड़ा। और साथ ही साथ लेकिन जो जवानों ने जो जवाब दिया, जो हमें सूचना मिल रही है, कम से कम 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है तथा कुछ के घायल के होने की भी सूचना है। तो सर ये स्ट्रेटेजिकली क्या अपन रोड ओपनिंग का जो ऑपरेशन होता है, ये भी एक ऑपरेशन से कम नहीं होता है रोड ओपनिंग, तो इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है या फिर इसमें कुछ स्ट्रेटेजी जो है अपने को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लगभग ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं। अभी जैसे भेजी की घटना हुई और यहाँ की घटनाएं, इसको मतलब लगातार अध्ययन अभी करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे और कहाँ पे हमारे से मतलब चूक हुई है, हमारे जवानों से चूक हुई है, इसको अध्ययन करके फिर किस प्रकार से स्ट्रेटजी को सुधार सकते हैं। परंतु ये आरोपी बेसिकली नहीं थी, आरोपी ये बेसिकली एक स्टैटिक डिप्लॉयमेंट था। यहाँ पे पुलिया का काम चल रहा था, रोड के काम चल रहे हैं, उनके जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो उसने मशीनरी इक्विपमेंट है, उसको प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एक तरह से स्टैटिक ड्यूटी में थे। जी, तो सर ये रोड से कितने दूरी तक में ये सुरक्षा देनी होती है या फिर कुछ इसका कोई दायरा होता है या फिर कुछ और इसके तरीके होते हैं? ये बेसिकली जो कमांडर होते हैं उनके द्वारा तय किया जाता है कि कितने रोड से कितने दूरी पे पोजीशन लेंगे, कहाँ पे पोजीशन लेंगे, जो कमांडर होता है वो तय करते हैं। और मतलब उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि कहाँ पे उनको एडवांटेजियस पोजीशन मिले, कहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन मिले और साथ ही साथ अगर कहीं से कुछ फायर आता है तो कहाँ से अपने को मतलब कि छुपाव हासिल करते हुए उसका मुकाबला कर सकें। तो ये जो जगह चुना गया था, ये जगह उसी के लायक है। जो टोपोग्राफी इस पूरे इलाके की, जागरगुंडा, भेजी, चिंता गुफा, बुरकापाल, ये इसकी टोपोग्राफी क्या बहुत मुश्किल वाली जगह मानी जाएगी? है नहीं, टोपोग्राफी मतलब कि हिली टेरेन है, एंडुलेटिंग लैंड है, फॉरेस्ट हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे झाड़ियाँ इतनी हैं कि अगर 15 मीटर दूर पे होंगे तो आप दिख नहीं सकते हैं। तो मतलब कि डिफ़िकल्ट टेरेन तो है इसमें कोई मतलब कि एक्सेप्ट करने की कोई मतलब कि इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इससे डिफ़िकल्ट टेरेन। लेकिन मतलब कि इसी डिफ़िकल्ट टेरेन के लिए जवानों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और उसी के अनुसार उनको ट्रेनिंग कि इस एंडुलेटिंग ट्रेन, इस डिफ़िकल्ट ट्रेन में किस प्रकार से आपको मूवमेंट करना है, किस प्रकार से फॉर्मेशन में चलना है। अगर
कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कहीं पे नक्सलियों का अटैक आता है, उसको किस प्रकार से मुकाबला करना है, सब इस सिखलाई में होता है। जी, और कितनी मुश्किल होती है मौसम, जैसे भी गर्मी का वक्त है, रोड ओपनिंग भी उस दौरान होती है, तो गर्मी में काफ़ी कुछ देर चलने के बाद, कुछ देर पैदल मूवमेंट करने के बाद आदमी थक भी जाता है, तो वो कितना मुश्किल होता है और कितनी दिक्कतें होती है इस मौसम में? नहीं, जैसा कि यहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर मतलब इट्स वेरी हॉट और साथ साथ में थोड़ा ह्यूमिड भी होता है, तो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है इसमें चलने में। अगर आप 2 किलोमीटर भी चलेंगे तो डिहाइड्रेशन, और साथ ही साथ जो आप ज़मीन देखते हैं पथरीली ज़मीन है, तो नीचे से भी काफ़ी हीट हो जाता है, तो कई बार पोजीशन लेने में, पोजीशन चेंज करने में इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो मौसम तो अभी गर्मी का है और बहुत ही मतलब कि हार्श पड़ता होगा कि यहाँ के जो लोकल ऑपरेशन में निकलते हैं, तो एक तो मतलब कि पानी की समस्या होती है, अगर अपने पास रिजर्व स्टॉक जो होता है अगर ख़त्म हो जाता है, अगर कहीं ऑपरेशन निकले तो पानी की समस्या होती है, तो पानी के लिए तो कहीं ना कहीं तो पानी चाहिए ही, तो उसके कारण भी कई बार लोकेशन आउट हो जाता है। तो गर्मियों में ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल था इस मतलब की भरी गर्मी में, फिर भी मतलब कि कोशिश किया जाता है जमाने के द्वारा कि छुपा हासिल करते हुए किस प्रकार से, और लगातार मतलब कि ऑपरेशन मतलब कि सभी क्षेत्रों में कर रही है। जैसे अभी बस्तर में करीबन 3 दिनों का ऑपरेशन तुलसी डोंगरी एरिया में किया गया था और काफ़ी अच्छा ऑपरेशन किया गया उस एरिया में। तो लगातार पुलिस का मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ जवानों का जो मनोबल है काफ़ी ऊँचा है, और अभी आप जवानों को देख भी रहे होंगे, हाँ, आपको उससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि मनोबल कितना ऊंचा है, क्योंकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस इंसिडेंट को मैं मतलब कि नक्सलियों की कायराना हरकत, उनकी फ्रस्ट्रेशन को मानता हूं, और जो जवानों ने शहादत दी है उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। 2 घटनाएं हो चुकी हैं, अब क्या नक्सली फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने लगे हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले बहुत सारी घटनाएं नहीं हो पाती थी, छिटपुट घटनाएं होती थी, तो क्या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है? नहीं, बेसिकली अगर एरिया देखेंगे, एरिया अगर हम देखेंगे, इस एरिया में जो अंदरूनी इलाका है, जैसे चिंता गुफा से साउथ पोर्शन, कुछ एरिया में जो कि पुलिस की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है, केवल हम ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, उस एरिया को बीच बीच में डोमिनेट करने के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो उस एरिया में हम परमानेंटली रह नहीं पाते हैं। हाँ, तो एक कारण है कि इसी एरिया में जो भेजी वाला एरिया है, या जो बुरकापाल चिंता गुफा वाला जो साउथ वाला एरिया है, तो इसी एरिया में तो हो रहा है। बाकी अगर देखेंगे जिन एरियाओं में पहले 3 वर्ष पहले या 4 वर्षों पहले जिस एरिया में उनका स्ट्रांग होल्ड था, वहाँ से काफ़ी उनको हम पीछे धकेल चुके हैं, और लगातार उस एरिया में अगर कहीं भी उनकी प्रेजेंस मिलती है तो लगातार पुलिस को वहाँ पे सफलता मिलती है। एक लास्ट सवाल और सर, जो CRPF है इसमें ज़्यादातर बाहर से आते हैं, अलग उनकी टोपोग्राफी रहती है, उनका अलग क्लाइमेट रहता है जहाँ से वो आते हैं, और यहाँ के जो लोकल नक्सलाइट्स हैं वो इस एरिया में बिल्कुल पले बड़े हैं, उनको यहाँ की चीज़ें मालूम है, तो ये डिफरेंस भी मायने रखता है? बेसिकली इनको जो भी जवान तैनात होते हैं उनको एक फैमिलराइजेशन कोर्स भी कराया जाता है, किस प्रकार का एरिया उनके बारे में बताया जाता है, और फैमिलराइजेशन कोर्स में यहाँ के एरिया से उनको वाकिफ कराया जाता है। साथ ही साथ उनको मतलब इस प्रकार एरिया में, इस प्रकार डिफिकल्ट ट्रेन में किस प्रकार ऑपरेट करना है उसके बारे में उनको प्रशिक्षण भी किया जाता है। तो मतलब कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, शुरुआत में टोपोग्राफी या जो रास्ते होते हैं कि कौन से रास्ते जाना, वो थोड़ा बहुत, लेकिन परंतु उनके साथ लोकल आदमी को भी साथ में दिया जाता है जो इस रास्ते से भलीभांति परिचित